सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। स्टूडियोज़ में मेरे साथ हमारी को एंकर अलीना इलियास और राजा आमिर अब्बास हमारे साथ हैं। लाहौर से जाबिर वकास ज़मान पार्क से हमें ज्वाइन करेंगे। ज़ाहिर है वहाँ पर जो एक्टिविटी है वो तो पूरा पाकिस्तान उसको देखना चाहता है, तो उनसे पूछेंगे कि इमरान खान साहब के यहाँ आज क्या हुआ। कोर्ट वगैरह भी वो गए थे, लेकिन जो असल ड्रामा हुआ वो आज उसका मरकज़ जो है वो इस्लामाबाद है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 मेंबर बेंच ने समाअत की। मंडे तक मुलतवी हो गई ये समाअत, जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से 2 बजे इस्तेहकाक कमेटी का इजलास हुआ और तौहीन पार्लियामेंट के हवाले से कानून साजी का फ़ैसला हुआ। लेकिन जो ज़राए हमें बता रहे हैं कि बंद कमरे के इजलास में ये नहीं फ़ैसला हो पा रहा था कि ये घंटी बांधेगा कौन। बातें बड़ी थीं, जज्बात बड़े थे, जजेस को ये कर दें वो कर दें। जब बात पहुंची कि फिर अब करना कैसे है, तो फिर ये सोचा गया कि अच्छा फ़िलहाल इन्हें रखो, प्राइवेट मेंबर्स डे पे कुछ करेंगे। अभी इस वक्त ज़ियाफ़त चल रही है PDM के डेलीगेशन की और PTI के लोगों की। सेनेट के चेयरमैन ने आपके और मेरे पैसे टैक्स पेयर्स के दावतें उड़ाई जा रही हैं। बड़ा हैवी मेन्यू है, ज़बरदस्त किस्म का। और 9 बजे एक मुज़ाकरात का जो है हुकूमती ड्रामा, उसका आखिरी उसका ड्रॉप सीन है। अभी हमें पता है कि कोई इन्होंने इलेक्शन के लिए तैयारी नहीं करनी, चक्कर दे रहे हैं, टाइम ले रहे हैं। तो ये आज की एक्टिविटी है। और अब राजा आमिर अब्बास से हम सवाल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में ये मौजूद थे। आज जो पैगाम दिया चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने, जो तासुर बनाया गया था हुकूमती अरकान की तरफ से, उनके हामी एंकर्स की तरफ से कि जी शायद सुप्रीम कोर्ट बैठ गया है, उमर अताब बंदयाल साहब किसी दबाव का शिकार हो गए हैं और अब शायद कुछ भी नहीं होगा, ये फ़ैसले पे अमल कौन करेगा। तो उमर अताब बंदयाल साहब ने जिस अंदाज़ में चेतावनी दी है और जिस तरह पूरी कौम को बताया और उन लोगों को भी बताया जिनको बताना चाहिए था कि जनाब सुप्रीम कोर्ट का हर जज एक काबिल एहतराम, काबिल इज़्ज़त शख्सियत है और वो प्रोटेक्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट के हर जज को। और हर बेंच का, हर जज का फ़ैसला जो पाकिस्तान के तमाम जो एग्जेक्टिव जो अथॉरिटीज़ हैं, तमाम ऑर्गन्स ऑफ स्टेट, उनका उन फ़ैसलों पर अमल करना नहायत ज़रूरी है। उसके जवाब में एक बड़ी घटिया सी तकरीर की है ख्वाजा आसिफ ने और कौमी असम्बली के बारे और वहाँ पर वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये कहते रहे कि हम इस इदारे के सामने एक इदारा है जो ये चाहता है कि ये हम हुकूमत और ये असम्बली अपना टाइम पूरा ना करे। वही मुग़ल्लज़ात, वही अब्यूज़ जो वो पिछले चंद दिनों से कर रहे हैं। राजा आमिर अब्बास, जिस तरह अब सूरत हाल आगे बढ़ रही है, सवाल मेरा आपसे ये है कि ये 21 अरब रुपए वाला मामला जो है ये कब सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का इम्कान है। और मुझे तो ये आज जो चीफ़ जस्टिस साहब की गुफ्तगू से ये लगा है कि एक तौहीन अदालत से बढ़कर कार्रवाई होगी अगर आइन से इन्हराफ किया गया और इलेक्शन के मामले में अगर 2 नंबरी मज़ीद दिखाई गई। तो समी साहब, आज की जो पेशी थी, आज की जो हेयरिंग थी, वो बेसिकली थी कि जो ये तरमीमी एक्ट लेके आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस की शक्ल में, उसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस की जो बेसिक एक चीज़ है वो है कि जी रोस्टर्स ने बनना है, कॉज लिस्ट ने लगना है और किसने किस बेंच में बैठना है। तो इस चीज़ के बारे में जब बात की गई कि जी आप बेंच को लार्जर बेंच की शक्ल में दे दें या इसमें 7 सीनियर मोस्ट जजेस को, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो गालिबन वो पूरी जो पिटिशन थी उठा के उधर कहा कि रिमेंबर चीफ जस्टिस इज द मास्टर ऑफ द रोस्टर। आप भी मौजूद, वो तो बिल्कुल खत्म कर दी, उड़ा दी, वो तो फैसला दे दिया उन्होंने। उनका जी हमारा ये सवाबदीदी इख्तियार है, चीफ जस्टिस का है कि वो बनाएंगे। और फिर उन्होंने कहा कि जी एक बात ज़हन में रखिए तमाम मोअज़्ज़ज़ वकला से जो वहाँ पेश थे
कि जी इस सोबर आर्गुमेंट करें, सोबर आर्गुमेंट। इस मुल्क के आइन के 3 पिलर्स हैं, एक है लेजिस्लेशन, एक है जो एग्जीक्यूटिव है और एक है जुडिशरी। ठीक है, ये जो हमारा बुनियादी ढांचा है आइन पाकिस्तान का, उस बुनियादी ढांचे में अगर जो कोई एक सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के ज़रिए कानून साजी करने की जो मौजूदा कोशिश है, गालिबन ये पाकिस्तान की तारीख में पहली कोशिश है। उन्होंने कहा कि जहां हम देख रहे हैं कि आप पूरा ढांचा एक सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के ज़रिए चेंज करना चाहते हैं, और वो ढांचे में आप चेंज क्या लाना चाहते हैं कि जो इस आईन पाकिस्तान का बुनियादी पिलर है वो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, और आपने आके हिट किया है डायरेक्टली इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को। गालिबन उनको ये भी याद कराया है कि पार्लियामेंट जो कानून साजी करती है आइन के तहत करती है, और आइन ने एक लेजिस्लेटिव लिस्ट दी है जिसका आइटम 55 है। बड़ी क्लियरली वो ले डाउन करता है कि जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम कोर्ट की हद तक किस किस्म की लेजिस्लेशन कर सकती है, क्या वो उनकी पावर्स कर्टेल कर सकती है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, टेक्निकल आप ये बातें, ये सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, बड़ी आपने खूबसूरती से इनको सारा आपने एक्सप्लेन किया है। लेकिन जब जज साहब ने ये कहा कि ज़रा हमें वो रिकॉर्ड भी दे दें स्टैंडिंग कमेटीज़ का और पार्लियामेंट का, जहाँ पर इस लेजिस्लेशन से पहले कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई होगी, हम भी तो जान सकें कि आपने ये जो फ़ैसले किए इसके पीछे आपकी विज़डम क्या है। तो उसके जवाब में ख्वाजा आसिफ साहब ने एक तकरीर की है, और उसके जवाब में नूर आलम जो उसके पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सरबराह हैं, उन्होंने कहा है कि मैं वो जो चीफ़ अकाउंटेंट ऑफिसर हैं इनके सुप्रीम कोर्ट के, अगर वो नहीं आते तो मैं गिरफ़्तारी का ऑर्डर कर दूंगा उनको, और उनको गिरफ़्तार करके यहाँ पे लाया जाएगा। और ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा हमने कभी मांगा है अदालतों का रिकॉर्ड, तो ये हमसे मांग रहे हैं सुप्रीम कौमी असम्बली की जो प्रोसीडिंग्स है, हमारे इदारे की प्रोसीडिंग्स का रिकॉर्ड मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी ये मुश्किल है। अच्छा, अब उसकी वजह मैं आपको अभी बता देता हूँ कि वो जो रिकॉर्ड है उसमें क्या होगा, ये जो इनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग है, जो इनका विजडम है, मैं ये कुछ तकारीर हैं जो हमारी प्रोड्यूसर साहबा ने बनाया है ये, कि ये सुप्रीम कोर्ट और जजेस के बारे में करते रहे इस एक्ट को बनाने से पहले। आइए ज़रा सुनते हैं कि इनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग और इनकी विजडम क्या थी। आइए। तो जो हमें ये दर्ज देते हैं कि जनाब काबीना से फैसले करवाएं, खुद भी आप अपनी काबीना से फैसले करवाएं, और हम उस 3 मेंबर बेंच को नहीं मानते, हम 4-3 के फैसले को मानते हैं। इस वक्त जो सहूलतकारी जो है पीटीआई की 3 जज कर रहे हैं, हमें उनका कोई फैसला मंजूर नहीं है। अपने आप को चीफ जस्टिस कहलवाते हैं और फैसले जब लिखते हैं तो आईन तोड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट और अदलिया का काम है इंसाफ देना, मुदाखलत करना नहीं। इस मुल्क में जो तराजू है उसके 2 पलड़े बराबर नहीं हैं, और बेगमात के प्रेशर पे ये फैसले होते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बिलखसूस कि इंसाफ होना नहीं चाहिए, इंसाफ होता नजर आना चाहिए। हर दफा क्या वजह है कि पूरे सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 3 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान को बार बार बिठा के फैसले जारी किए गए। अगर इस 3 बेंच ने इस फैसले का आज फुल कोर्ट बनाने की बजाय फैसला किया तो इसको कौन मानेगा? ये भी एक सर्कुलर के जरिए कलअदम करार दे दिया जाए। जनाब राजा साहब, ये वो विजडम है और ये वो विजन है। ज़रा मुझे बताइए फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? देखिए, इसी विजडम पे इस तकारीर को मंगाने से पहले चीफ जस्टिस साहब ने एक बहुत संजीदा बात की, और वो बात थी कि जी ये आईन पाकिस्तान के तहत क्रिएटेड सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे जो ये सियासी ये इन्हीं तकारीर का हवाला दिया, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को आलूदा कर दिया है, पोल्यूटेड कर दिया है, और यहाँ पे अपनी मर्जी के बेंचेस बनवा के ये कानून के मुताबिक नहीं बल्कि एक फेवरेटिज्म या एक फेवर लेने के लिए यहाँ पे फैसले करवाने का सोचते। उनके जो अल्फाज थे ना वो ये थे कि जब आप खसूसी तौर पर जजेस का जिक्र करके अपनी मर्ज़ी का बेंच बनवाने की बात करते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ नहीं मांग रहे होते, आप सुप्रीम कोर्ट से फेवर्स मांग रहे होते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट से अपनी मर्ज़ी का फैसला मांग रहे होते हैं। बड़ा खुलकर कहा चीफ जस्टिस साहब। और जो लफ्ज़ पोल्यूटेड कहा है ना, तो ये बहुत सीरियस बात है, और मैं समझता हूँ
कि ये पोल्यूशन से भरी तकरीर जब आएंगी, जो जिसको हम विजडम ऑफ लेजिस्लेशन कह रहे हैं, वो विजडम क्या है? ये जितनी आपने शक्लें चलाई, तकरीरें चलाई, क्या आपके इल्म में नहीं है कि इनके ऊपर तमाम के ऊपर मेगा करप्शन के केसेस हैं? नेम एनी वन जिनकी आपने ये तकरीर चलाई कि उसके ऊपर मेगा करप्शन के केसेस ना हो। और इनका विजडम वही है जो खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि जी हम तो आए हुए हैं अपने केसेस ख़त्म कराने सर, और आप ये डी नोटिफाई करने या एक नोटिफिकेशन के ज़रिए, इनके इल्म में नहीं है कि ये जो आइन की और आपने जो बात की कि ये कॉन्टेम्प्ट से बड़ी बात है, ये जो तमाम बातें हैं, ये आज उन्होंने जो निशानदही कराई है आर्टिकल 189 और आर्टिकल 190 की, ये पहली दफ़ा नहीं कराई है, ये उस ऑर्डर में भी लिखा हुआ है। और इसके तहत उन्होंने क्या कहा है कि इंडिविजुअल्स मानते हैं सुप्रीम कोर्ट का, नहीं मानते हैं, लेकिन रिमेंबर दो चीज़ें उन्होंने कहा इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गन्स। नाउ ऑर्गन्स, जो 3 ऑर्गन्स हैं उसमें लेजिस्लेशन और हमारी पार्लियामेंट एक ऑर्गन है, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, और उनके नीचे फिर इंस्टीट्यूशंस हैं। और उनको माइंडफुल कराया कि ये जो किसी एक जज का भी फैसला है वो आपने जो आइन का हल्फ लिया हुआ है, देखिए यहाँ पे हल्फ की बात हो रही है, तो ये चीज़ें जो सी हैं ये भूल रहे हैं। और आ जाइए 21 अरब रुपए पे। अच्छा, इससे पहले मेरा एक सवाल आपसे और है, ये जो इतनी इन्होंने तकारीर की है कौमी असम्बली में, आर्टिकल 68 कहता है कि किसी जज का कंडक्ट जो है वो फ्लोर ऑफ द हाउस पर डिस्कस नहीं हो सकता। तो ये जो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जो कानून की वहाँ पर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और ये समझते हैं कि पार्लियामेंट में जो भी बोले उसे इस्तिस्ना हासिल होता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि तौबा नौजुबिल्लाह, अल्लाह ना करे कोई अगर हमारे जो दीनी अकाबरीन है उनके बारे में अगर यहाँ पर कोई बुरी बात कहना चाहे तो क्या उसको इस्तिस्ना है? ये तो पार्लियामेंट कानून कहता है, आइन कहता है कि डिस्कस नहीं कर सकते किसी जज को, और ये उनको कह रहे हैं कि हम उनके फैसले नहीं मानते। तो ये कोई तौहीन अदालत तो नहीं है, ये तो तौहीन आइन है, ये तो एब्रोगेशन ऑफ आइन है, और उसकी सज़ा और उसका जो आर्टिकल्स हैं वो तो बिल्कुल डिफरेंट है तौहीन अदालत से। आइन में कहीं ये भी नहीं लिखा हुआ कि आप पार्लियामेंट में डिस्कस कर सकते हैं, ये भी नहीं लिखा हुआ ना, तो ये चीज़ टोटली बैन है। बहुत क्लियर चीज़ है। बात वही हो रही है, सुबह भी मैंने बात की कि इस वक्त हम देखते रहें कि जी इससे पहले आइन के किसी आर्टिकल की खिलाफ वर्जी हो रही। यकीन करिए कि इस वक्त जो अपोजिशन है उसने अपने आप को बचाने के लिए आइन की खिलाफ वर्जी नहीं कर रही, वो आइन का एक एक सफ़ा फाड़ के उठा के डस्टबिन में फेंक रही है, और कोई शर्म और हया नहीं है। इतनी बड़ी वॉयलेशन हो रही है कि ये चीज़ें जो सुप्रीम कोर्ट जब टेकअप करेंगी तो इनको पता लगेगा कि ये लोहे के चबाने वाले चनों वाला केस नहीं है। दिस इज़, जैसे समी आपने कहा कि एब्रोगेशन की बात आ रही है, सबवर्शन की बात आ रही है, ये ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के सबवर्शन की बात आ रही है। लेकिन अब भी जो तारीख रकम करने जा रहे हैं चीफ जस्टिस और उनका बेंच, वो ये है कि इस मुल्क में सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो होगी उसकी पहली जो रिक्वायर्ड, उन्होंने कहा कि ये पार्लियामानी जमहूरी सिस्टम है, पार्लियामेंट को हम कभी भी खाली नहीं रहने देंगे, इलेक्शंस होंगे, और इलेक्शंस के अंदर अब अगर कोई करता है, आज मैं कभी वो देख रहा था चीफ इलेक्शन कमीशन ने गालिबन कुछ और लिख के भेज दिया है सुप्रीम कोर्ट में, और वो मैं पढ़ते ही मुझे लग रहा है कि अगर इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आई थिंक कि वो स्टेज आ गई है कि अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर से शुरू होना चाहिए, फाइनेंस सेक्रेटरी और फाइनेंस मिनिस्टर से। अगली पेशी कल होती है या परसों होती है। एक तो ये जो ड्रामा चल रहा है ना, ये डायलॉग का कि आप किसी कंसेंसस पे आएंगे, दिस इज टोटली, मुझे समझ नहीं आती कि सुप्रीम कोर्ट ने ये पिटीशन ऑब्वियसली इंटरटेन की है इन गुड फेथ, लेकिन वो पीटीआई क्यों उसके पीछे ट्रक की बत्ती के पीछे लगी हुई है, कभी 3 बजे होगा, कभी रात को 9 बजे होगा, ये उनके अपने केस को वीक कर रही है। दे शुड सिंपली आज रात 10 बजे अगर हमें ये सुनाई नहीं देता कि जी टोटली ये फेलियर हो गया है, और सुबह जाके इनकी तरफ से पटिशनें आएंगे जी ये केस लगाएं और ख़त्म करें। 14 के बारे में आज इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी इलेक्शंस नहीं हो सकते। भाई कैसे नहीं होते, अभी टाइम है। दीज अनदर 3 to 4 days आर वेरी इंपॉर्टेंट। और अब इसमें खान साहब ने बड़ी अच्छी डायरेक्शन ली और स्टैंड लिया कि जी 14 से पहले अगर असम्बलीज डिज़ोल्व होती हैं, जो कि हमें पता है नहीं होनी है, तो उसके बाद फैसले हों, फैसलों के बाद अदारों के बारे में हो,
और हर चीज़ को अपनी लाइन में आना है। ये कोई जंगल का कानून नहीं है। बहुत हो चुका 75 साल से कि जनाब आपने सुप्रीम कोर्ट को बुलाया या प्रेशराइज किया। इस वक्त हिस्ट्री में पहली दफ़ा आपको नज़र आएगी समी कि सुप्रीम कोर्ट जो सी है वो जो अपने फैसले दे रहे हैं, वो चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे कुछ भी हो, उससे हट के सिर्फ और सिर्फ आईने पाकिस्तान को सामने। अच्छा राजा साहब, इसमें एक और चीज़ भी हो सकती है। आपने कहा ना कि शायद आपको ऐसा लगता है कि पीटीआई जो है वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगी हुई है। हो सकता है देयर मस्ट बी अ रीज़न जो खान साहब दोबारा मौका दे रहे हों। और देखें, एक वेन्यू जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी तो एक क्रिएट किया गया है। देयर मस्ट बी अ रीज़न। वो रीज़न ये है कि इस मुल्क का कोई अच्छा मुस्तकबिल हो जाए, तो कोई ना कोई तो रीजन होगा जो इतना डिले किया जा रहा है। वरना खान साहब ने तो कल आके बड़ी खुली बात कर दी है। रीजन कुछ नहीं है, कोई और चाह रहा होगा। रीजन वो ये चाह रहे हैं कि कल को कोई चीज ऐसी ना रहे सुप्रीम कोर्ट के हमने ये नहीं किया, हमने ये नहीं किया, दिस वाज द लास्ट ऑप्शन, हमने ये भी रिजॉर्ट किया। एंड अल्टीमेटली रीजन क्या है? रीजन आप किससे, ये रीजनिंग वाले लोग ही नहीं है। आप कैसे इनसे रीजनिंग की बात करेंगे? आपने अच्छा वर्ड इस्तेमाल किया कि ये रीजनिंग वाले लोग नहीं है। मुझे ये बताइए, जो ये कहते हैं कि हम चीफ अकाउंटेंट ऑफिसर को गिरफ्तारी का ऑर्डर दे देंगे, जो ये कहते हैं कि ये पार्लियामेंट है, हम तो ओपनली बात करते हैं, हमने आपसे कभी अदालतों के अंदर जो बात हुई वो कभी मंगवाई, आप जो जजेस जिन्होंने इख्तलाफी नोट लिखे थे आप उनकी बातें हमें भिजवाएं, ये तो एक इस तरह की डिफाइंस, ये बेसिकली इसको पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट बनाना चाह रहे थे, जो कि बना नहीं है। इसलिए कि पार्लियामेंट जो कुछ कर रही है उसके अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो तो इंतहाई गैर कानूनी ये खुद चंद लोग कर रहे हैं और कानून इस बात की इजाज़त ही नहीं देता। तो इनसे जो रीजनिंग की बुनियाद पर अगर इमरान खान साहब या कोई और बंदा समझता है कि ये कोई लॉजिक से बात करेंगे, तो ये इनका कसूर नहीं है, उस बंदे की समझ का ये कसूर है। बिल्कुल आज जैसा कहा है पीटीआई ने, इट शुड बी द लास्ट डे, द लास्ट टाइम। अगर ये 14 तारीख से पहले नहीं ऐलान करते असम्बली डिज़ोल्व करने का तो इनको वापस करें। ये जो इन्होंने हशर बर्पा किया हुआ है, जिस तरीके से ये चौधरी परवेज़ इलाही के घर हमला आवर हुए हैं, जिस तरीके से ये दूसरे सोशल मीडिया के लोगों को इन्होंने उठाया है, उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी के लिए इन्होंने टीमें भेजना शुरू की हैं, ये तो अनार्किस्ट हैं। ये कोई सूरत हाल को बेहतर बनाने की बात तो नहीं कर रहे राजा साहब। देखिए, आपने बड़ी अच्छी चीज़ें पॉइंट आउट की और अनार्की की आपने बात की और रीजनिंग की बात की। मुझे तो उस दिन से बिल्कुल क्लियर हो गया था जब लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल टीवी पे आके कहता है कि जो कि सारी ज़िंदगी कानून से वाबस्ता रहे कि ये तो 3-2 का फैसला नहीं, ये 4-3 का फैसला। अब रीजनिंग का स्टैंडर्ड वहीं से देख लें। जब आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 191 उनके सामने मौजूद है, लेकिन वो रीजनिंग दे रहे हैं कि जी हम एक नामुकम्मल पार्लियामेंट से हम ये कानून साजी करना चाहिए। देयर इज़ नो रीजनिंग। एक ही रीजनिंग है कि वो एक बदमस्त हाथी की जो पावर होती है, जो पीछे से उसको ताकत मिली हुई होती है, उसकी तरह ये समझ रहे हैं कि चाहे वो चौधरी परवेज आपने तो अच्छी मिसाल दी है, उसका हम बुलडोजर करेंगे, हम बुलडोज करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने अच्छी मिसाल दी है बदमस्त हाथी वाली, लेकिन हमारे इलाकों में ये कि वो कमाद होता है ना गन्ने का, तो उसके अंदर भी एक जानवर जाता है और सारा, मैं अब उसका नाम नहीं लेता, वो कमाद को बर्बाद करने वाले ये सारे आ गए हैं। और बहरहाल हमें एक छोटा सा वक्फा लेना है, वापस आते हैं तो गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की सियासत और उसमें अदालतों का जो रोल है, जिस तरह अदालतों को निशाना बनाया है पीडीएम ने, उस पर बात हो रही है। शहर में मुलाकातों का सिलसिला बड़ा जारी है। आज आसिफ अली ज़रदारी साहब मौलाना फजलुर रहमान से मिलने गए। बज़ाहिर तो ये कहा गया कि वो अब्दुल शकूर साहब जो वज़ीर साहब थे उनकी इंतकाल पर वो गए हैं उनके साथ ताज़ियत करने के लिए, लेकिन और भी बहुत सारी उसमें बातें हुई। मौजूदा सियासी सूरत हाल डेफिनेटली, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में भी एक बड़ी ब्रीफिंग, बड़ी मीटिंग, आर्मी चीफ़ और मुख्तलिफ़ हसास इदारों के जो सरबरा वो उसमें शरीक। फिर रात एक डिनर की बाज़गश्त है, चीफ़ जस्टिस साहब ने दिया, उसमें 14 बताया जाता है जजेस ने शिरकत की, सिर्फ एक जज जो थे वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, जनाब राजा आमिर अब्बास साहब। ये मुलाकातों का सिलसिला, ये सारी एक्टिविटी जो है वो चल रही है
और अदालतें भी ऐसा लग रहा है कि फर्मली खड़ी हैं अपनी जगह पे। सुप्रीम कोर्ट का वो जो ऑर्डर है 14 तारीख का अभी तक वापस नहीं हुआ और आज मुज़ाकरात का आखिरी दौर अब से थोड़ी देर बाद शुरू होने वाला है। मेरा जिन लोगों से बात हुई है वो कहते हैं कि ये ज़्यादा लंबा टाइम नहीं चलेगा। जो इमरान खान साहब की डायरेक्शन है सीधी उस पर बात होगी। अगर 14 से पहले असम्बली टूट जाए तो फिर तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा बात नहीं हो सकती। लंदन से ये खबरें आ रही हैं कि नवाज़ शरीफ साहब सितंबर में जो इलेक्शन है, सितंबर के पहला हफ्ता, वहाँ तक वो मानने के लिए तैयार हैं। आपके पास क्या इत्तलात हैं, होगा क्या? देखिए, ये सितंबर, ये अक्टूबर, 10-15 दिन की टोटल डिफरेंस है। ठीक है, नॉर्मल भी रूटीन में अक्टूबर में ही होने हैं ना, जब वो अपनी नेचुरल ख़त्म करती है, क्योंकि फिर 90 डेज़ नहीं है, फिर 60 डेज़ है, विद इन 60 डेज़ होने हैं, तो वो तक वहाँ तक चले जाएंगे। लेकिन पॉइंट इज़ नॉट कि जी नेशनल असम्बली कब होती। अब मैं समझता हूँ PTI को इस वक्त तक नेशनल असम्बली के इलेक्शंस को बिल्कुल आज के बाद भूल जाना चाहिए। टोटली फोकस करें 14 मई, 14 मई को पंजाब का इलेक्शन कराएं। नवंबर, सितंबर, अगस्त वो जब होगा देखा जाएगा। ये वो चीज़ है कि जिसके चक्कर में ये अपना ये भी जो सा है इलेक्शन पंजाब का, इसको भी ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। पंजाब को कराइए, फिर जब कौमी असम्बली अपनी टाइम पूरी करती है तो फिर देखा जाएगा उस वक्त क्या होगा। लेकिन ये कहना कि जी शायद ये इलेक्शंस ही नहीं होने थे इस मुल्क में, अब कम से कम मान तो रहे हैं, कम से कम इससे। एक चीज़ आपने जो बात की कि एक चीज़ ज़हन में रखिए कि ट्रस्ट डेफिशिएंसी जहाँ पे हो, आप कैसे यकीन कर सकते हैं कि जी आइन में कोई तरमीम हो जाएगी? क्या किसी मेंबर को सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले के ज़रिए बाउंड डाउन कर सकती है कि आपने इलेक्शन में कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके इलेक्शन को ये डेट देनी है? कतन नहीं। क्या इस पार्लियामान पे इस मौजूदा में इमरान खान साहब ट्रस्ट कर सकते हैं? कतन नहीं ट्रस्ट कर सकते। और अगर वो ट्रस्ट करेंगे, या उनको जो मशवरा देने वाला एक चैप्टर है उसके ऊपर उन्होंने देखना है कि डिसीजन वो लें जो अवामी डिसीजन है, और जो कानूनी तरीके पे हम देख के आ रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट के पास भी रास्ता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी ये नहीं कर सकती कि जी ठीक है इन्होंने बैठ के फैसला कर लिया तो फलानी तारीख को इलेक्शन हो जाएगा। दिस इज व्हेन सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हेन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देन फॉरगेट अबाउट ऑल दिस। अपना आपने जजमेंट दी है, फ्रॉम टुमारो आईवर्ड्स आई बिलीव कि वो जजमेंट होगी और अदारे होंगे और इलेक्शन कमीशन होगा और कुछ भी नहीं होगा। दैट्स इट बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड द इंस्टीट्यूशंस। इवन इमरान खान साहब को पीछे रिलैक्स होके और बुकला के साथ सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद होना चाहिए, अवाम के साथ। और अब चलते हैं उस मरकज़ की जानिब। हाँ, लोग दीवानावार आते हैं, सुबह से शाम तक हज़ारों लोग आते हैं और जाते हैं, एक कॉल पर बाहर निकल आते हैं। यौम मई पर जो लाहौर ने मनाजिर देखे, जिस तरह लोग निकले। मैं चलता हूँ जाबर वकास की तरफ, वो ज़मान पार्क पर मौजूद हैं इस वक्त। जाबर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर। जाबर, क्या सूरत हाल है? लोगों की सुबह से शाम तक आमदोरफ्त रहती है, अंदर मीटिंग्स भी हो रही हैं। क्या आज ख़ास एक्टिविटी हुई है जिसको आप बताना चाहेंगे, हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे ज़मान पार्क से? सर, आज की अहम एक्टिविटी तो अदालत में पेशी रही इमरान खान साहब की, कि जहां पर ख़ास तौर पर उन्होंने अपने आपको दरपेश जो ख़तरात हैं उनसे भी आगाह किया। और उन्होंने जिस तरह अदालत के रूबरू ये कहा कि तीसरी बार ये कह रहा हूँ कि ये मुझे कत्ल करने की कोशिश की जा सकती है, मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है। इमरान खान साहब की जानिब से बारहा अदालत के सामने ये बात कही जा चुकी है। और इसी तरह जो है वो अदालत आलिया को ये बावर करवाया गया कि वो जुम्मे को जो है वो तफ्तीश में शामिल हो जाएंगे। और इसी तरह लोग जो हैं वो उनके साथ भी शामिल रहते हैं अदालत में पेशी के दौरान। और उसके बाद ज़मान पार्क, जहाँ पे आज हालांकि लाहौर में बारिश का सिलसिला रहा, सारा दिन रहा और मूसलाधार बारिश रही, लेकिन इसके बावजूद भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और उन्हीं लोगों से हम बात करते हैं, उनके क्या जज्बात हैं कि इस मौसम में भी वो यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आप ये बताइएगा कि बारिश है, सब कुछ मामला यहाँ पे देख रहे हैं, मौसम कभी गर्म हो रहा है, कभी ठंडा हो रहा है, बारिश हो रही है, जज्बात हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़े हैं, इमरान खान के सिपाही हैं। हमने तो आंसू गैस, शेलिंग, इतना टेर गैस, जो कुछ भी जुल्म जबर इन्होंने किया है, हम साबित कदम रहे हैं। हम इमरान खान के इधर ड्यूटी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं।
हमें टिकट नहीं मिला, उसके बावजूद भी हम इधर ड्यूटी कर रहे हैं। हम इमरान खान के सिपाही हैं, इमरान खान के हुक्म के मुताबिक काम कर रहे हैं। किस इलाके से आपका ताल्लुक़ है और कहाँ से आपने टिकट की डिमांड की थी? मेरी PP 152 है, मैं साहब टिकट होल्डर भी हूँ। मैंने 37,000 वोट लिया था। ये मुगलपुरा, हरबंसपुरा, फतेहगढ़, गाज़ियाबाद का एरिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी सीनियर क़यादत को पता है कि मैंने पिछले 90 दिन इधर दिन रात ड्यूटी की है। मैंने 126 दिन का धरना किया है। मैंने 12 साल से पार्टी के लिए, इमरान खान के लिए काम किया। और टिकट चूंकि नहीं दस्तयाब हुआ, उसके बावजूद आप उसी जज्बे के साथ यहाँ मौजूद हैं? इंशाल्लाह ताला उससे ज़्यादा जज्बे के साथ मैं खड़ा हूँ। एक्चुअली इमरान खान ने पाकिस्तान की 23 करोड़ आवाम को जो शऊर दिया है ना कि पाकिस्तान और के खैर खा कौन है और पाकिस्तान का मुहिब्बे वतन कौन है और पाकिस्तान के दुश्मन कौन है और पाकिस्तान के डाकू कौन है, ये पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को सिर्फ इमरान खान ने बताया। इमरान खान मुहिब्बे वतन है और उसने पाकिस्तान की आवाम को जगाया है और पाकिस्तान की आवाम इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी है। पाकिस्तान की आवाम इस वक्त अदलिया के साथ खड़ी है। इंशाअल्लाह ताला यहाँ अदलिया भी बाख्तियार होगी और पाकिस्तान में सही इलेक्शन होंगे और इमरान खान दोबारा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे। ठीक है जाबिर, अक्सरियत से और पाकिस्तान में खुशहाली। जाबिर आप हमारे लिए मुझे क्योंकि एक वक्फे पर हमें जाना है, वापस आता हूँ तो आपसे भी बात करूँगा और हमारे जो पैनलिस्ट हैं इनसे भी मैं बात करूँगा। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले अब ये जो जज्बा है, ये जो सोच है, टिकट नहीं भी मिला, 37,000 वोट भी लिए थे, लेकिन पहले से भी ज़्यादा इमरान खान की मदद करूँगा, उसके साथ खड़ा रहूँगा। क्योंकि पहली दफ़ा किसी ने बताया कि डाकू कौन है, चोर कौन है, मुहिब्बे वतन कौन है, कौन इस सोच को मार सकता है। एक छोटा सा वक्फा, गुफ्तगू जारी रखें। वेलकम बैक नाजरीन। राजा आमिर अब्बास, एक और आज जो अदालत में पाकिस्तान बार काउंसिल के हसन रज़ा पाशा साहब, उन्होंने फिर वही इस्तदा की, फुल कोर्ट की और दूसरी सारी वो चीज़ें, मज़ार नकवी साहब के बारे में नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि एक जज के बारे में रेफरेंसेस हैं। तो उस पर वो जो गुफ्तगू चीफ जस्टिस साहब ने की वो हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन वहाँ पर हसन रज़ा साहब ने फिर ये कहा कि मैं तो जी वो इजलास था, उसमें सारी आई हुई थी टीम हमारी बार्स की, बार कौंसल मुख्तलिफ जो है, और उनके ये जज्बात हैं जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ और मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर आपको मेरी इस बात से तकलीफ़ पहुँची है। तो क्या हसन रज़ा पाशा साहब का किरदार सिर्फ डाकिए वाला था? उनको कन्विंस अगर वो नहीं थे तो उनको तो वो बात ही नहीं करनी चाहिए थी, या जज साहब का वो जो सख्ती से उन्होंने उसको एक इम्प्रेशन को डिस्पेल किया कि शायद वो इस तरह की बात सुन लेंगे या वो कमज़ोर पड़ गए हैं, ये वजह थी कि उन्होंने वहाँ पर ये गुफ्तगू की हसन रज़ा साहब ने? जब ऐसी गुफ्तगू होती है तो उसकी दो बुनियादी वजूहत होती हैं। एक तो ये कि आप भी इतने अरसे से सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं कि जब लॉयर्स कम्युनिटी आती है ना तो आपको नज़र आता है कि ये जो कोर्ट रूम नंबर 1 है और इसके बाहर अगर कोई ऐसा इशू है तो ये पूरी अपने लाओ लश्कर के साथ ये लोग आए होते हैं और बात, लेकिन इन्होंने कोशिश की मुख्तलिफ हड़तालें करने की, कोयटा में एक जलसा करने की, लेकिन वहाँ पे जो हम कम्युनिटी है लीगल, उन्होंने इसको प्रिंसिपली इस चीज़ को अपोज किया कि जनाब ये जो जिस तरफ ये जा रहे हैं और ये जो तरीक़ाकार है कि जी आप इस कानून साजी की बात करते हैं, आप सारी ज़िंदगी अदालतों में पेश होकर बेंचेस की बात करते हैं, इसको टोटली इनको जो पजीराई है किसी किस्म की वकला कम्युनिटी से नहीं मिल रही। और ऑल ऑफ अ सडन अगर वो आके कहते हैं, मुझे तो बड़ी वो ही कि जनाब आप या तो कहें कि जी ये एक पाकिस्तान बार काउंसिल का स्टैंड है और पाकिस्तान बार काउंसिल स्टैंड्स बाय दिस थिंग कि ये बेंच की फॉर्म, आप कहते हैं जी मैं तो यहाँ वकला का एक आपको पैगाम या उनके एहसासात, कौन से वकला के एहसासात आप देने आए हैं, आपका काम तो नहीं है वकला के एहसासात देना। तो बात यही है कि एक्चुअली जो हमने पिछले 1.5-2 साल में देखा और जो सुप्रीम कोर्ट बार इससे पहले थी और उसके बाद जो हम देख रहे हैं कि अब जो पाकिस्तान बार काउंसिल का है और यही
इन्होंने देखा हुआ है कि जी हम एक बंदा उठाते हैं, वो जजेस की अपॉइंटमेंट में भी बिठा देते हैं, हम यही भी करते हैं, जो कि इनका काम नहीं है। और ये इसका कोई इम्पैक्ट आपने देख लिया, और सुप्रीम कोर्ट ने गालिबन इसको इतना सा भी सीरियस नहीं लिया और कहा ठीक है जी बैठिए, आप माशाल्लाह बड़े अच्छे बंदे हैं और आप एक नफीस शख्स हैं, तशरीफ़ रखिए। अच्छा, एक और जो इन्फॉर्मेशन है, ज़ुबानी जब सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने स्पीकर ऑफिस से रिकॉर्ड मांगा, वहाँ पर जो डिबेट्स हुई हैं, तो उस पर स्पीकर ऑफिस ने इनकार कर दिया। ताहम बाद में रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कौमी असम्बली के 5 इजलासों की कार्रवाई का तहरीरी तौर पर रिकॉर्ड तलब किया गया, और इसके अलावा रजिस्ट्रार ऑफिस ने स्पीकर ऑफिस से कायमा कमेटी बराए फाइनेंस, वो जो इजलास है उसका भी रिकॉर्ड ले लिया, और जो उन्होंने तलब किया 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 26 और 27 अप्रैल का कौमी असम्बली का रिकॉर्ड मांगा है। तहरीरी तौर पर ये मांगा है, लेकिन अभी तक स्पीकर ऑफिस की तरफ से ये रिकॉर्ड नहीं आया, तहरीरी तौर पर मांगने के बावजूद। इसके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? देखिए, ये कहा जा रहा है ना कि आप मांग नहीं सकते, इससे पहले मैं आपको दर्जनों केसेस गिनवा सकता हूँ कि जहाँ पे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की या किसी उस बारे में, वायरस के बारे में बात हुई, तो वो तमाम डिबेट्स ना सिर्फ मंगवाई गई, इवन पढ़ी भी गई अदालत में। और मैं तो डरता हूँ उस दिन से कि खुदा न खास्ता ये डिबेट्स पढ़नी शुरू हो जाएं अदालत में, तो इस पार्लियामेंट का या आवाम के सामने इनका क्या रह जाएगा कि आप किस किस्म की तकारीर करें। और अगर ये नहीं देते तो स्पीकर बीइंग द कस्टोडियन ऑफ द नेशनल असम्बली, ही विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। और ये जो एक मिथ बनी हुई है ना कि जी इसके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता, उसके खिलाफ नहीं, आइन की सबवर्शन सबके खिलाफ हो सकता है। आज भी वाजे किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, और आप देखेंगे कि ये बातें फ्लोर ऑफ द हाउस पे तो करते रहते हैं, लेकिन मुझे हैरत होती है कि ना अटॉर्नी जनरल साहब क्या कहते हैं, वो जी मैं हसन रज़ा पाशा साहब ने जो बात की है उसको मैं रीएट्रिएट करता हूँ। भाई आप लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री हैं, आप इस अदालत के, सुप्रीम कोर्ट के चीफ लॉ प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर हैं, आप जाके हसन रज़ा पाशा जो कि एक वकला की तंजीम है उसको रीएट्रिएट कर रहे हैं। आप आइन को रीएट्रिएट करें। खुदा आप देखें कि जो आइन की प्रोविजंस हैं मैं उसके साथ हूँ, ये नहीं कि मैं पाकिस्तान बार कौंसिल के साथ हूँ। तो मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ कि इस किस्म की वहाँ पे कार्रवाई हो रही है और इस किस्म के वहाँ पे आर्गूमेंट्स हो रहे हैं। मुझे लगता है अभी आने वाले दिनों में कुछ मज़ीद अफसोस भी होंगे हमें, जिस तरीके से लोग रिएक्ट कर रहे हैं या इदारे जिस तरह से बात कर रहे हैं। 30 सेकेंड्स अलीना, योर कमेंट। सिर्फ देखिए, कल इमरान खान साहब ने एक बात कर दी है कि अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो खान साहब जो है वो सड़कों पे आएंगे और लॉन्ग मार्च भी करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर इन्होंने नहीं भी इलेक्शंस करना तो खान साहब की तो स्ट्रेटजी कंप्लीट है, और अगर इस दफ़ा खान साहब आए ना सड़कों पे तो उन्हें कोई रोक नहीं सकेगा। अब देखें क्या करते हैं, आज के बाद मुज़ाकरात का जो भी सीन होता है। इजाज़त दीजिए नाज़रीन, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे। अपना और अपने साथियों का ख्याल रखिए। अल्लाह। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आर्मी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।